तो बच्चों, जैसे कि मैंने कहा था कि हम अगले पड़ाव में व्याकरण की तरफ बढ़ेंगे, तो आज व्याकरण में ही मैं आप लोगों को शब्द इस बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो सर्वप्रथम शब्द किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो। यानी कि शब्द बनने के लिए दो वर्णों की जरूरत होती है। अब दो प्रकार के वर्ण अगर एकत्रित होते हैं, दो शब्दों का अगर समूह होता है, तो समूह होने के बाद उसे शब्द कहलाने के लिए उसका अर्थ होना भी जरूरी है। तो अगर उस शब्द का कोई अर्थ है तो ही उसे शब्द कहेंगे या कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को हम शब्द कह सकते हैं, कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे संतरा, तो संतरा अगर मैंने शब्द कहा तो तुरंत आपके सामने एक ऐसा फल नज़र आएगा और उसकी उपयोगिता भी नज़र में आएंगी। तो उससे आप लोगों को संतरे का अर्थ समझ में आता है। कबूतर है, टेलीफोन है। इसके बाद जैसे मैंने कहा आ, तो आ से कुछ पता नहीं चलता है ना, किंतु मैं उसको अगर संबोधित करती हूँ आ, तो ज़रूर इसका अर्थ निकलता है। जैसे अभी दूसरा शब्द बताती हूँ मैं, रोटी। तो रोटी इस शब्द का अर्थ है, तो इसलिए वह शब्द है। किंतु अगर मैं बोलती हूँ तीरो, तो वो अर्थहीन है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो अर्थात उसे हम शब्द नहीं कह सकते हैं। तो अब शब्द और पद, जैसे कि हम पद हिंदी में पढ़ते हैं, मीरा जी के पद आप लोग पढ़े हो, तो शब्द और पद में क्या फ़र्क होता है यह भी हम देखेंगे। तो यहाँ शब्द और पद का अंतर समझ लेना बहुत आवश्यक है। ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे कि हमने जाना है। अब जैसे कि प अधिक आ अधिक न अधिक ई, इन सब के मेल से क्या बनेगा? पानी, बराबर ये शब्द बना है, तो ये ध्वनि के मेल से बना हुआ है। तो जब वाक्य में अर्थवाचक बनकर आए तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? पद कहेंगे। अब जैसे कि पुस्तक लाओ, है ना, इस वाक्य में दो पद हैं। एक नाम पद है जो कि पुस्तक, बराबर है, और दूसरा है क्रियापद। क्रियापद क्या है? लाओ। आइए ध्यान में। तो इस प्रकार एक ही वाक्य में दो पद भी आ सकते हैं। अभी शब्दों की जो रचना होती है, इससे हमें पता चल गया है कि ध्वनि और अर्थ के मेल से होती है। अभी हम आगे बढ़ते हैं शब्द के भेद। तो शब्द के जो भेद होते हैं वह अर्थ, प्रयोग, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कईयों भेद हैं। तो अब वे कौन कौन से हैं, हम हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार जितने महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में हम जानकारी देखेंगे। तो जैसे अर्थ की दृष्टि से हम देखेंगे, तो अर्थ की दृष्टि से सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। तो जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप में कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सार्थक शब्द। कोई अर्थ निकल रहा है तो सार्थक शब्द, बराबर है। तो जैसे कि मैंने कहा कमल, कमल बोलते ही हमारे सामने एक लुभावना सा फूल आंखों के सामने दिखाई पड़ता है, तो ये शब्द क्या हो गया? सार्थक हो गया है। आइए ध्यान में। तो इस प्रकार सार्थक शब्द होते हैं। अभी निरर्थक क्या होते हैं? तो उससे कोई अर्थ ही नहीं निकल पाता है, उससे शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? निरर्थक को जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ ना निकले, तो हम उसे क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द। अभी निरर्थक शब्द जैसे कि मैंने जब भी बोला था तीरो या राटी, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। तो वाना या वोती, ये शब्दों का कोई अर्थ है क्या? नहीं। ये शब्द जरूर है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए हमने उसे क्या कहा है? निरर्थक शब्द। यहाँ पर भी दो ध्वनि, दो वर्ण इकट्ठे हुए हैं,
लेकिन उसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, तो वो निरर्थक हो गया। अब सार्थक शब्दों के अर्थ होते हैं और निरर्थक शब्दों के अर्थ नहीं होते, यह हमें पता चल गया है। अभी प्रयोग के आधार पे हम देखेंगे तो यह जैसे कि हमारे हिंदी व्याकरण में हमारा जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अनुसार अब हम हमारे महत्वपूर्ण भाग की ओर बढ़ रहे हैं। तो शब्द के दो महत्वपूर्ण प्रकार प्रयोग की दृष्टि से हमें पढ़ने हैं यहाँ पे। तो एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो जो विकारी शब्द होता है तो यहाँ पर देखते हैं, अब हम विकारी शब्द के बारे में देखने जा रहे हैं। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन या विकार आता है। अब मैंने क्या कहा? लिंग, वचन और कारक के अनुसार क्या आता है? परिवर्तन आता है, यानी कि बदलाव आता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा उदाहरण मैं यहाँ पर अभी ले रही हूँ उसका। तो फिर से हम देखेंगे, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार क्या होता है? परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। तो अब जैसे कि यहाँ पर हम दो उदाहरण के तौर पे दो वाक्य लेंगे, ये लेंगे और ये लेंगे। तो यहाँ पर क्या है? पहले वाक्य में लड़की पढ़ती है और दूसरे वाक्य में है लड़के पढ़ते हैं, बराबर है? ये दो वाक्य हैं। तो अब देखो यहाँ पर पहला वाक्य और दूसरा वाक्य, इसमें कहाँ कहाँ परिवर्तन आया है और कहाँ नहीं आया है, यह हम देखेंगे। तो ये जो है, जैसे यहाँ पे लड़की, ठीक है, और यहाँ पर हो गया लड़के। आई बात ध्यान में? तो यहाँ पर लड़की जो है, लड़की का क्या हो गया है? लड़के हो गया है। अभी लड़की और लड़के, तो लड़की बोले तो स्त्रीलिंग और लड़, बराबर है, और लड़के तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग का पुल्लिंग तो हुआ ही है, किंतु अनेक वचन भी हुआ है, बराबर है। लिंग भी बदला है और वचन भी बदला है। अक्सर परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाता है हमें कि लिंग बदलो या वचन बदलो, तो हम ये गलती आमतौर पे करते हैं। लिंग बदलने के लिए कहा जाता है तो हम वचन बदल देते, और वचन बदलने के लिए कह दिया जाता है तो लिंग बदलते। तो ये भी हमें बहुत बखूबी तरह से समझना भी है, ध्यान भी रखना है। तो यहाँ पर जो लड़की है, तो लड़की का क्या हो गया? लड़के, बराबर है। अब लड़की का जो लिंग परिवर्तन अगर करने के लिए कहा जाता है तो क्या होता है? लड़का, लेकिन यहाँ वचन भी बदला है, लड़के, यानी कि क्या हो गया? परिवर्तन आ गया। ये दो शब्दों में परिवर्तन आ गया। और दूसरा जो है पढ़ती, तो पढ़ती, तो यहाँ पर क्या हो गया? पढ़ती का पढ़ते हो गया है। अभी देखो, जहाँ लिंग में परिवर्तन आ गए हैं और वचन में भी परिवर्तन आए हैं, इसलिए पढ़ती का क्या हो गया है? पढ़ते हो गया है, बराबर है। तो लड़का पढ़ता है, ठीक है। खैर, हम इस वाक्य की तरफ नहीं बढ़ेंगे, पहले हम ऊपर का ही वाक्य देखेंगे। तो यहाँ पर हमें ये बात समझ लेनी है कि जब वाक्य में लिंग और वचन के मुताबिक क्या आता है? विकार आता है। आया है ना? हमने समझा है ना? तो जैसा लड़की का लड़के होते ही पढ़ती का क्या हो गया है? पढ़ते हो गया है। इसीलिए ये दोनों ही जो वाक्य हैं, ये वाक्य में क्या आ गया है? विकार आ गया है। किसके मुताबिक आ गया है? लिंग और वचन के मुताबिक क्या आ गया है? विकार आ गया है। इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे? विकारी शब्द, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ जानने की कोशिश की। पुनः मैं दोहरा रही हूँ। तो जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के अनुसार क्या होता है? विकार आता है, अर्थात परिवर्तन आता है। हमने अगले ही वाक्य में देखा है, लड़की पढ़ती है, लड़के पढ़ते हैं। तो लड़की का क्या हो गया? लड़के, यानी कि लिंग और वचन में परिवर्तन आते ही पढ़ती का क्या हो गया? पढ़ते हो गया, यानी परिवर्तन आ गए। परिवर्तन के लिए ही व्याकरण ने कौन सा शब्द दूसरा लिया है? विकारी शब्द। आई बात ध्यान में? तो इस प्रकार से हम यह जानने पाए कि वाक्य में लिंग और वचन के मुताबिक
परिवर्तन आया है, इसीलिए हमने उसे विकारी शब्द कहा है। अब आगे हम देखते हैं विकारी जो शब्द होते हैं, विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं। तो 4 प्रकार कौन से होते हैं ये भी हम देखेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इन चारों से संबंधित जानकारी जो है हम हमारे अलग पाठ में, मतलब कि संज्ञा का अलग पाठ पढ़ेंगे, सर्वनाम का अलग पाठ पढ़ेंगे, विशेषण का भी अलग से पढ़ेंगे, क्रिया का भी पढ़ेंगे। ठीक है, हमें हर एक को अलग अलग रूप से पढ़ना है, समझना है, जानना है। ठीक है, फिलहाल हम केवल इतना जानते हैं कि विकारी शब्द के 4 प्रकार है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब ये हो गया विकारी शब्द। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम क्या जानने की कोशिश करेंगे, अविकारी शब्द। अविकारी यानी जिसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है, परिवर्तन नहीं आता है, उसे हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। तो चलो इसकी परिभाषा भी हम देखते हैं। तो जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो अब भाई आई बात ध्यान में। तो वाक्य में कुछ ऐसे भी शब्द आते हैं कि उन शब्दों में लिंग, वचन, कारक या काल के मुताबिक किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, तब हम उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो अभी अविकारी शब्द को लेकर भी मैं एक उदाहरण बताती हूँ, यहाँ पर नहीं दिया लेकिन मैं अब स्वयं का एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे लड़के खेलते हैं और अगला वाक्य है लड़कियाँ खेलती है। ये 2 वाक्य हैं। तो अब ये दोनों वाक्य में देखो, लड़के खेलते हैं, लड़कियाँ खेलती हैं, बराबर है ना। तो इसमें अभी लड़के का क्या हो गया, लड़कियाँ हो गया, बराबर। खेलते का क्या हो गया, खेलती। लेकिन है दोनों में ही क्या हुआ, जैसा का वैसा रहा, यानी उसमें है में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो वो क्या हो गया फिर, अविकारी। आई वो ध्यान में। तो इस प्रकार अविकारी शब्द में लिंग, वचन, कारक के मुताबिक किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, इसीलिए हम उसे अविकारी कहते हैं। अभी परंतु, तथा, यदि, धीरे धीरे, अधिक आदि उसके उदाहरण है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो अभी अविकारी जो शब्द है, जैसे कि हमने विकारी शब्द के प्रकार देखे, तो अब यहाँ पर हम अविकारी के भी प्रकार देखेंगे। तो जिन शब्दों के, नहीं ये तो परिभाषा मैंने बता दी। तो इसके जो 4 प्रकार है तो वो है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो अब थोड़ा सा और एक बात बताना मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि अविकारी शब्द, जैसे कि हम हमारे व्याकरण में अव्यय पढ़ते हैं। अव्यय एक विशेष पाठ होता है व्याकरण में। तो अव्यय जो है उसी को अविकारी भी, अव्यय को ही अविकारी शब्द भी कहते हैं। तो जिसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता, अर्थात व्यय उत्पन्न नहीं होता, तो इसीलिए उसे देखो, लिंग, वचन, कारक के मुताबिक जब उस शब्द में किसी भी प्रकार का व्यय उत्पन्न नहीं होता, व्यय के लिए ही दूसरा शब्द विकार उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए उसे अव्यय कहते हैं, बराबर है। तो उसी परिभाषा को मैं 2 रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। जब वाक्य में लिंग, वचन और कारक के मुताबिक किसी भी प्रकार का व्यय नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम अव्यय कहते हैं। उसी को जब वाक्य में लिंग, वचन, कारक के मुताबिक किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, इसलिए उसे अविकारी कहते हैं। तो अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अव्यय और अविकारी दोनों ही एक ही है, उसमें कोई ये नहीं है अगर किसने अविकारी कह दिया या अव्यय भी कह दिया, दोनों ही एक ही चीज है। तो यहाँ पर मैं इस रूप से मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अव्यय के जो प्रकार है, अर्थात अविकारी शब्द के जो प्रकार है, वह क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, जो कि हम बार बार व्याकरण में हर साल पढ़ते हैं।
तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द दोनों ही आपके समझ में आ गए होंगे, और अविकारी शब्द के भेद भी हम पढ़ने वाले हैं अलग अलग पार्ट में, और विकारी शब्द के भी भेद हम पढ़ने वाले हैं। अभी उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के जो भेद होते हैं वो होते तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तो तत्सम किसे कहते हैं वह सर्वप्रथम देखेंगे। तो हिंदी में संस्कृत के जो मूल शब्द आए हुए हैं और उन्हें वैसा ही लिया गया है मूल रूप में ही, तो उसे हम कहते हैं तत्सम शब्द। आई बताएं में दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो संस्कृत भाषा के ये वे शब्द हैं जिन्हें हिंदी में अपने वास्तविक रूप में ही प्रयोग किया जाता है, अर्थात जैसे है संस्कृत में वैसे के वैसे ही हिंदी में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसीलिए उन्हें हम क्या कहेंगे, तत्सम शब्द। अभी जैसे कि आप लोगों को पता है, हम जब कविता पढ़ते हैं तो कविता के जो कवि होते तो हम कवि ही कहते। तो कवि जो शब्द है यह संस्कृत से आया हुआ शब्द है। संस्कृत में भी कवि कहते हैं, हिंदी में भी कवि कहते हैं और मराठी में भी कवि कहते हैं। तो ये जो कवि है जो शब्द है वह कैसा शब्द है, तत्सम। क्योंकि संस्कृत में भी जैसा संस्कृत में प्रयोग किया गया वैसा का वैसा ही हम हिंदी में भी उसका प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए उसे हमने तत्सम शब्द कहा हुआ है। अब इसके अलावा माता, तो हिंदी में भी माता कहते हैं और संस्कृत में भी माता कहते हैं, इसलिए तत्सम है। और कौन कौन से शब्द है, विद्या, नदी, फल, पुष्प, पुस्तक और पृथ्वी। अब पृथ्वी तो जैसे आप लोग भूगोल भी पढ़ते तो भूगोल में भी पृथ्वी ही कहते हैं, मराठी में भी पृथ्वी, हिंदी में भी पृथ्वी और संस्कृत में भी पृथ्वी ही कहते हैं। तो ये सारे शब्द क्या हो गए, तत्सम शब्द। तो अभी यहाँ तत्सम शब्द जो है यहाँ पर पूरे दिए गए हैं, जो कि हिंदी में देखो आप कुछ शब्द देखो जिनका रूप बदल भी गया। जैसे आम्र है तो हिंदी में हमने थोड़ा सा उसको आम कहा है, अब उष्ट है तो उसको ऊंट कहा है, चंचू है तो चौंच कहा है। तो यहाँ ये जो शब्द मैं बता रही ये शब्द क्या है, ये संस्कृत शब्द है, बराबर है। तो संस्कृत के उन तत्समों की सूची है जो संस्कृत से होते हुए हिंदी में आए, अपना रूप बदलकर थोड़ा रूप इसमें परिवर्तन हुआ। उसके बाद है तद्भव। अब तद्भव ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए, यानी कि संस्कृत हमने जैसे है ओरिजिनल, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं ओरिजिनल, बिल्कुल जैसे उसके मूल रूप के साथ उन्हें नहीं लिया है, तो उसमें थोड़ा परिवर्तन आया तो उसे हमने तद्भव कहा है। तो इसे समझने के लिए हम ये कहेंगे कि शब्दों में संस्कृत भाषा से ऐसे शब्द जो बिगड़ कर, उसका रूप जो है वो बिगड़ कर आया है तो और हिंदी में मिल गए, तो इसलिए हमने क्या कहा है, तद्भव कहा है। तो जैसे अग्नि, संस्कृत में हम अग्नि कहते थे, तो जब वो हिंदी में वो शब्द आ गया तो हमने अग्नि को आग कहना शुरू कर दिया था। आई ध्यान में। जैसे कुब्ज, तो कुब्ज जो शब्द है तो कुब्ज को हमने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया और कुब्ज की बजाय हम उसे कुबड़ा कहने लगे। जैसे कर्पूर, जैसे आप लोग आरती में भी कर्पूर ऐसा शब्द प्रयोग करते हो, संस्कृत में मूल रूप में संस्कृत शब्द है कर्पूर, किंतु हिंदी में उसका प्रयोग करते वक्त हमने उसे कपूर कहा है। तो कहने में तो आसानी हो गई है, किंतु उसका मूल रूप क्या हो गया, थोड़ा सा बिगड़ गया है। कर्पूर की जगह हम कपूर कहने लगे। ऐसे जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए और उनके रूप में परिवर्तन आ गया तो उसे हमने क्या कहा, तद्भव कहा है। अभी अधिक भव का अर्थ है संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द। अभी इसके पश्चात हम यहाँ जो सूची दी हुई है तो संस्कृत और प्राकृत से बने जो शब्द हैं उनमें जो परिवर्तन होकर जो शब्द आए हैं, जैसे आग में, बच्चा, चार, फूल, मोर, चौथा वगैरह वगैरह। मूलतः ये शब्द ऐसे थे, जैसे हम चौथा कहते तो वो मूल शब्द चतुर्थ था, जैसे मूलतः मयूर था हमने उसे मोर बना दिया। तो इस प्रकार के तद्भव शब्द आए हैं। अब इसके पश्चात हम जाएंगे देशज शब्द। अभी देशज शब्द का तात्पर्य होता है कि जैसे आप लोगों को पता है कि कोई भी भाषा जब प्रयुक्त की जाती है, बोली जाती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, बोली भाषा, बराबर है। जो किताबी भाषा और बोली भाषा में थोड़ा सा एक बदलाव, परिवर्तन हमें नजर आता है, तो उसी बोली भाषा को ही हम बोलेंगे बोलचाल की भाषा। तो देश की बोलचाल में पाए जाने वाले जो शब्द होते हैं, बराबर है,
तो उसे हम क्या बोलेंगे, देशज शब्द। तो दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो क्या कहेंगे, जो शब्द देश की विभिन्न भाषाओं से हिंदी में आए हुए हैं उन्हें हम देशज कह सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से शब्द जो हिंदी में आए हैं, जैसे कि चिड़िया। ये चिड़िया मूल रूप से हिंदी का शब्द नहीं है, वह इस प्रकार से बोलचाल की भाषा से आया हुआ है। चिड़िया, कटरा, कटोरा, खिड़की, जूता, खिचड़ी। अभी खिचड़ी तो हम आमतौर पे प्रयोग करते हैं, खिचड़ी, और दूसरा है पगड़ी, किंतु ये मूलतः हिंदी का शब्द नहीं है। तो वो किससे आया हुआ है, तो बोलचाल की भाषा से आया हुआ शब्द है। आई बात ध्यान में, इसलिए हमने उसे देशज कहा है। तो देशज वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का कोई पता नहीं है कि कहाँ से आए हैं, बोलचाल में थे, इसलिए हम जैसे वैसे बोलचाल की भाषा से ले लिया है उन्हें हमारे भाषा में। तो जो हेमचंद्र जी है उन्होंने उन शब्दों को फिर क्या कह दिया है, ये देशी है। बराबर है ना, देशी बोलता है, देशी बोलता है यानी कि जो हमारे गाँव कस्बों में बोलचाल में बोली जाती है वो देशी। आई बात है। अब इसके पश्चात है विदेशी। अब विदेशी को ही विदेशज भी कहा जाता है। तो विदेशी भाषाओं से भी कुछ शब्द हिंदी में आए हुए हैं, उन्हें भी हमने, क्योंकि आप लोगों को पता है कि स्वतंत्रता पूर्व हमारे भारतवर्ष में अरब देशों से और फिर फ्रांस, पोर्चुगीज़, इंग्लैंड से ऐसे कई लोग आते गए, और जैसे वो आते गए भारत में समाते गए और कुछ तो भारत में बस भी गए। तो उन्होंने धरोहर के तौर पे हमें उनकी भाषा भी हमें दी है। तो हिंदी ने उन सभी भाषाओं के, जैसे फारसी है तो वो भी कुछ शब्द हैं जो हिंदी में आए हुए हैं और हिंदी में आके बस गए, हिंदी भाषा में बस गए हैं। तो इसीलिए हमने उन्हें विदेशज या विदेशी शब्द कहा है। तो जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए उन शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में उन शब्दों का जन्म हिंदी में नहीं हुआ है, किंतु उन्हें हमने स्वीकारा है, हिंदी भाषा में स्वीकारा है, इसलिए हमने उसे विदेशज कहा है। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ, जैसे कि तलाक शब्द। तलाक शब्द मूलतः हिंदी का नहीं है, वो है उर्दू का, किंतु आज हमारी भाषा का वह एक अंग बन गया है। आज अगर जैसे डिवोर्स के लिए तलाक कहते हैं, अगर आज हम भाषा में अगर कहा जाए कि डिवोर्स के लिए हिंदी में मूल रूप का शब्द कौन सा है, तो हम पता नहीं हमें कौन सा है। तो वास्तव में तलाक या आमतौर पे प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, और अब हिंदी में उसकी स्वीकृति भी हो गई है। कानूनन भी तलाक इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे कई शब्द हैं, एक उदाहरण दिया है। तो जैसे हम अक्सर कहा जाना है तो हॉस्पिटल में जाना हम कहते हैं, दरअसल में अस्पताल शब्द है, हिंदी शब्द जो अस्पताल है, किंतु हमने अंग्रेजी का हॉस्पिटल हिंदी में हम हॉस्पिटल को जैसा का वैसा हम प्रयुक्त करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। फिर डॉक्टर, हम कभी वैद्य के पास जाना है ऐसा कभी गलती से भी नहीं कहते, हम बोलते हैं डॉक्टर के पास जाना है, आमतौर पे डॉक्टर ही कहते हैं। तो अंग्रेजी से हमने डॉक्टर को भी, मतलब डॉक्टर इस शब्द को भी ले लिया है। फिर और कौन कौन से जैसे शब्द है, बुक है, रेडियो है। अगर किसी को पूछा जाए, रेडियो अंग्रेजी शब्द है, किसी को पूछा जाए कि रेडियो का मूल हिंदी शब्द क्या है, तो वे शायद ही बताने पाएंगे, क्योंकि ये शब्द भी हिंदी में अब स्वीकृत हो गया है। टिकट है, टेबल है, तो यहाँ पे टेबल लिखा है, दरअसल में वो शब्द टेबल है। ठीक है। तो अब फारसी भाषा, मैंने कहा कि अलग अलग प्रांत से, अलग अलग देशों से हमारे देश में आए, तो फारसी लोग भी आए हैं बाहर से। तो फारसी लोगों ने भी कुछ शब्द धरोहर के तौर पे हिंदी को दे दिए हैं, जिसमें आराम है ना। हम अक्सर कहते हैं अब मुझे आराम करना है, तो आराम शब्द मूलतः हिंदी का नहीं है, फारसी शब्द है। फिर अफसोस, मुझे बहुत अफसोस है, बराबर आमतौर पे प्रयोग करते हैं, किंतु यहाँ फारसी है लेकिन अब हिंदी का हिस्सा बन चुका है। किनारा, गिरफ्तार, नमक, दुकान, अनार, चश्मा, गिरा। अभी आप लोगों को व्याकरण के जरिए पता चला, वरना आप लोग तो ये भी सोचते कि हिंदी का ही मूल शब्द है। आई वतन में तो इस प्रकार से फारसी के भी कुछ शब्द हिंदी में समा गए हैं। अब अरबी भाषा जो है, अरबी भाषा किस प्रकार हिंदी में आ बसी वो भी हम देखेंगे। जैसे असर, किस्मत, ख्याल, दुकान, औरत, मालिक, गरीब। देखो कितने आमतौर पे हम इन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। वास्तव में ये शब्द अरब देश से आए हुए हैं और आज हिंदी में हम आमतौर पे इसका भी प्रयोग करते हैं। तुर्की से आए हुए तोप, युद्ध में तोप दागी जाती है ना, वो तोप, ये तुर्की शब्द है। दरोगा और चाकू, ये सारे शब्द तुर्की हैं।
अब चीनी से भी आए हुए शब्द हैं। हमारा पड़ोसी राष्ट्र चीन, वहाँ से कौन से शब्द आए हैं? चाय, पटाखा, है ना, पटाखा फोड़ना, आतिशबाजी करना बोलते हैं, पटाखा फोड़ना वगैरह वगैरह, ये चीनी भाषा से लिए हुए शब्द हैं। तो इस प्रकार से हमारे हिंदी में फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेज़ी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाएं भी अब अपना स्थान पा चुके हैं और हम उसे आम भाषा की तरह हिंदी परिवार के सदस्य बन गए हैं वो, और हिंदी में इनका भी प्रयोग आमतौर पे हो रहा है। तो इस प्रकार से हम अब यहाँ तक देख चुके हैं देशज शब्द और विदेशज शब्द। तो अब आगे यहाँ कौन कौन से शब्द हिंदी में लिए गए हैं वो सब हैं। तो यहाँ पर हम शब्द और शब्द के भेद जान चुके हैं, और अगले पड़ाव में जैसे कि मैंने विकारी शब्दों के भेद और अविकारी शब्दों के भेद देखे, तो उनमें से जो सबसे पहले हमने देखे थे विकारी शब्द। तो विकारी शब्द के जो भेद थे और अविकारी, ठीक है। तो विकारी शब्द के कौन से विकारी और अविकारी दोनों देखे। तो विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, हमने ये देखा हुआ है। तो अब अगले भाग में हम संज्ञा से शुरुआत करेंगे, और संज्ञा और संज्ञा के प्रकार कौन से हैं वह हम जानने की कोशिश करेंगे, और वहाँ से हमारे व्याकरण की सही मायने में शुरुआत भी हो रही है। तो अगले भाग में हम संज्ञा के साथ मिलते हैं।